नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव की जंग। यूपी की चुनावी जंग के बाद अब सबकी नजर आजमगढ़ के उपचुनाव पर है। 23 जून को होने वाला चुनाव 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के इस अभेद्य किले में सेंध लगाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां बसपा ने गुड्डू जमाली पर दांव चला है, तो भाजपा की तरफ से निरहुआ में चुनावी मैदान में है। वहीं सपा ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ पर भरोसा जताया है, जिन्होंने स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में अपना नामांकन भी दाखिल किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 23 जून को इन सीटों पर मतदान होगा, जबकि 26 जून को इस चुनाव के नतीजे आएंगे। आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव 2019 में आजमगढ़ से लोकसभा सांसद चुने गए थे, लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी आजमगढ़ की लोकसभा सीट को छोड़ा था। वहीं आजम खान ने भी 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव रामपुर से जीतने के बाद अपनी रामपुर लोकसभा सीट छोड़ी है। दूसरी तरफ रामपुर लोकसभा सीट की करें तो यहां से सपा ने आसिम रजा को टिकट दिया है। आजम खान ने पार्टी कार्यालय पर आसिम रजा के नाम का ऐलान किया। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा को टिकट मिलेगा, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन आसिम रजा के नाम का ऐलान किया गया। खास बात यह है कि अब तक जितने भी नाम की चर्चा हो रही थी, उसमें आसिम रजा का नाम कहीं पर नहीं था। ऐसे में आसिम का नाम बेहद चौंकाने वाला रहा। आपको बता दें कि आसिम रजा आजम खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो देखिए, अब एक वाकई में लिटमस मुझे लगता है टेस्ट ये होगा। और एक उपचुनाव, दोनों महत्वपूर्ण सीटें हैं और जिन दोनों दिग्गज की जगह पर हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं इसका प्रभाव कितना है आने वाले 24 के लिए भी। तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा है। उनके आचरण व्यवहार के कारण, उनकी ईमानदारी के कारण, आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता, गरीब कल्याण के कारण उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ के जनता जनार्दन ने मन बना चुका और हमें लगता है कि यहाँ इस बार कमल खिलेगा और लोकसभा में यहाँ का कमल पहुंचेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और आत्मविश्वास भी है। भैया, आप लोगों ने परिवार के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए बहुत बार सोचा। एक बार आजमगढ़ के लिए सोचिए और आपने सबको मौका दिया। एक मौका हमको भी दे के देखिए। अगर इन 2 साल बचा है, 2 साल में अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो आप बदल दीजिएगा। 2 साल बाद तो चुनाव होने वाला ही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने कमल खिलाया तो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही है राज्य में और केंद्र में, आजमगढ़ को हम लोग चमका देंगे। भाजपा तो बहुत सूझ बात कहती है, भाजपा के कहने पे न जाए, पहले वो अपने परिवारवाद को देखे। कहा जाता है कि आजमगढ़ समाजवादी जनेश्वर मिश्रा जी ने कहा था ये संघर्ष का परिवारवाद है, ये कोई सत्ता का परिवारवाद लेके हम लोग नहीं आए, हम जनता के बीच में संघर्ष के लिए आए। के बाद यही कहा जाएगा कि हम इलेक्शन जीतेंगे और जिस मकसद से यहाँ आए वो मकसद हम अपना पूरा करेंगे। सर वाले की कर्म से। इतना देरी क्यों करी पार्टी ने टिकट को लेकर, क्या वजह रही, क्या ऐसे हो रहा? नहीं, देरी नहीं होती। जब तक नॉमिनेशन की लास्ट डेट है तो उसमें देरी का क्या मसला। क्या मुद्दे रहेंगे आप? जो मुद्दे समाजवादी पार्टी के रामपुर में रहे हैं, रामपुर की तरक्की, विकास, आपसी भाईचारा, रामपुर का अच्छा माहौल, हमें लगता है उनके आचरण व्यवहार के कारण। चलिए, तो देखिए, महत्वपूर्ण है कि आखिर किसकी क्या तैयारी है, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, और सबके अपने अपने दावे हैं। खूब मौका भी सबको दिया है, दूसरों को दिया है, हमें भी मौका दीजिए। प्रतिक्रियाएं भी हमने सुनी है। चुनाव है तो ऐसे ही कहा जाएगा। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण होती है कि ये जो दोनों सीटें, जो मैंने पहले भी कहा, दोनों महत्वपूर्ण सीटें पहले भी थी और अभी भी हैं, क्योंकि 2 दिग्गज थे वो भी जिन्होंने ये सीट छोड़ी क्योंकि वो जीत कर आए विधानसभा चुनाव, और अब इन दोनों सीटों पर उपचुनाव है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट होगा तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। कोशिश सबने की है, प्रत्याशी अपनी तरफ से दमदारी के साथ जो दे सकते थे वो दिया है। अब क्या होगा,
एक कहते हैं ना कि माइंडसेट होता है। मुख्य रूप से जब लोकसभा का उपचुनाव होता है तो वहां की पूरी जिस सीट पर से हो रहा है वहां का क्राइटेरिया, वहां की लोकेशन, तमाम चीजों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोग कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, कैसे समझते हैं, जरूरतें क्या हैं, क्या समझ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिर आप समझ सकते हैं बैक सपोर्ट भी बहुत सारी चीजें होती है। तो कौन बाजी मारेगा, ये एक बड़ा रोचक सा है और मुझे लगता है 23 जून का इंतजार है और समझ में भी आएंगी चीजें, को आगे बढ़ाएंगे। इस चर्चा को मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आकाश रॉय हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए अब्बास हैदर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आकाश जी आपसे करना चाहती हूँ। नामांकन भर दिया है, कैंडिडेट को सामने लाए हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि एक स्टार है, लोकप्रियता है, या एक और हम थोड़ा सा अंदरूनी रूप से जानना चाहें तो बहुत सारी चीजों को समझते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर इलेक्शन कोई भी हो, चेहरा हर पार्टी वही सामने लाती है जो जिताऊ हो। तो हम आपके कैंडिडेट के बारे में भी सुनना चाहेंगे और क्या उम्मीदें लग रही हैं? नहीं, देखिए, जो हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो पिछली बार भी प्रत्याशी थे जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे और वो चुनाव हार गए थे। लेकिन अखिलेश यादव वहां से चुनाव जीत के सांसद हुए और जब तक उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था तब तक उनका एक भी दौरा आजमगढ़ में नहीं हुआ। जबकि दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव हारने के बावजूद लगातार आजमगढ़ की जनता के बीच में रहे, उनके सुख दुख में आते जाते रहे, उनके लिए उनकी आवाज बनके प्रदेश के मुख्यमंत्री तक या जहां पे भी जिस प्रकार की जरूरत थी आजमगढ़ की जनता के लिए दिनेश लाल यादव लगे रहे। और दोबारा जब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको घोषित किया है उम्मीदवार, तो आजमगढ़ की जनता ये मन बना चुकी है कि हमें ऐसे व्यक्ति को संसद में भेजना है जो हमारी आवाज को वहां पे उठाए, जो हमारे बीच हमारे सुख दुख में आए। हवाई नेता उनको इस बार नहीं चाहिए। धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश जी के भाई हैं, वो चुनाव लड़ के अगर यहाँ से जीत के चले जाएंगे तो आजमगढ़ के लोगों को पता है कि वो दोबारा कभी यहाँ दिखने वाले नहीं हैं। इसलिए जो गलती पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने किया, वो गलती दोबारा आजमगढ़ की जनता दोहराने वाली नहीं है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आजमगढ़ की इस उपचुनाव में आजमगढ़ सदर की सीट पे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेज बहुजन समाज पार्टी है। समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर है और तीसरे नंबर की लड़ाई ये लड़ रही है कि वो दूसरे पे आएगी कि तीसरे पे आएगी, ये बसपा और सपा आपस में लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ यहाँ पे चुनाव जीतेगी और मार्जिन लाख के पार होगा, ये आप देखिएगा राखी जी। ठीक है, चलिए अब्बास जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, हेलो अब्बास जी, क्या कहेंगे? कैंडिडेट आपका सामने है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो तैयारियां होती हैं वो पहले से ही सब, क्योंकि प्लानिंग्स हो जाती है तो हो रही है। प्रत्याशी के बारे में भी और इस सीट पर कितनी मजबूती है उसके बारे में भी जानेंगे। और इसलिए भी क्योंकि अभी अभी जो बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं आकाश जी, उन्होंने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर, आप बसपा को गिन लीजिए, सपा तो इसमें कहीं है ही नहीं। देखिए, मैं यही कह सकता हूँ कि दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। सच्चाई ये है कि अगर आप आजमगढ़ का अभी के नतीजे देखें विधानसभा चुनाव के, तो जिन 5 विधानसभा सीटों पे आजमगढ़ लोकसभा की सीट कॉन्स्टिट्यूट होती है, इसमें आजमगढ़ सदर, गोपालपुर, सकरी, मुबारकपुर, मेहननगर, तो अगर आप इन 5 विधानसभा का रिजल्ट देखें तो 5 की 5 विधानसभा में समाजवादी पार्टी विजयी हुई है और विजय का मार्जिन भी 1,28,000 वोट से ज्यादा करा है। और पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के यही प्रत्याशी थे जो इस बार हैं, और आप देखिए करीब 2.25 लाख वोट से वो चुनाव हारे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा जो ये कह रहे हैं इस बात में जरा सी भी सत्यता है, चाहे वो आजमगढ़ हो चाहे वो रामपुर हो। रामपुर में अगर आप देखेंगी तो जो रामपुर की जो 5 विधानसभा सीटें आती हैं रामपुर लोकसभा में, रामपुर सदर, चमरौआ, मिलक, बिलासपुर और स्वारटांडा, तो इनमें भी 5 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है और 2 सीटों में एक करीब 200-300 वोट से आ रही है और एक करीब 5,000 वोट से आ रही है। और अगर आप 5 सीटों का जो एक समाज क्यूमुलेटिव आप वोट देखेंगी तो आप ये समझेंगे कि करीब 1.25 लाख वोट से
समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट पाई है। तो इन दोनों ही सीटों पे मुझे लगता है जनता ने अभी कुछ ही महीने पहले अपना विश्वास जताया है समाजवादी पार्टी पे, और अभी भी आगे भी जनता समाजवादी पार्टी में विश्वास अपना दिखाएगी। ठीक है, चलिए अरविंद जय तिलक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद जी, क्या लगता है ये लोकसभा का जो उपचुनाव है किसकी दमदारी दिख रही है, कितना रोचक है, और क्या एक नतीजे जो विधानसभा के थे कुछ उसी तरह का देखें, या बिल्कुल एक जो पिक्चर होगी दोनों की वो बिल्कुल अलग होगी? देखिए, इस चुनाव को हम लोग कई संदर्भों में देख सकते हैं। हार जीत चाहे इसके जो भी हो, लेकिन जो उसके संदेश होंगे वो बहुत ही व्यापक होंगे। अब चूंकि 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें देखिए समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर के चुनाव लड़े थे, और आपने देखा कि किस तरह से अखिलेश जी करीब 2.5 लाख वोट से आजमगढ़ में जीते और आजम खान साहब लगभग 1 लाख वोट से रामपुर में जीते। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है उससे काफी कुछ अलग है। आजमगढ़ की बात करें तो आज की तारीख में दो राय नहीं कि 2022 में जो है 10 सीटें जो वहाँ की विधानसभा की थी सभी पर समाजवादी पार्टी काबिज है। लेकिन चूंकि वहाँ अखिलेश यादव जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके भाई लड़ रहे हैं, तो वो जो एक प्रतिरूप है, एक बड़ा औरा है, वो इस चुनाव में आजमगढ़ में देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, गुड्डू जमाली जो बहुजन समाज पार्टी से वहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये मान के चलिए कि जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, विशेष रूप से जो मुस्लिम और दलित, जो 2019 में दलित पूरी तरह से सपा के साथ गए थे, उसमें डेंट लगना तय है। तो वहां पर जो वो स्थिति नहीं होती बनती दिख रही है। दूसरी चीज, निरहुआ, अभी आपने देखा कि किस तरह भोजपुरी भाषा में वहां के स्थानीय लोगों से कहते सुने गए कि भाई आप हमें 2 साल का समय बचा है, 2 साल समय दे दीजिए, अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो हमें हटा दीजिएगा। वो आत्मीयता पूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव वहाँ होगा काफी कुछ रोमांच भरा होगा। और चूंकि वहाँ पे यह मान लिया जाए कि यादव परिवार के तो जरूर धर्मेंद्र जी है, लेकिन उनका वो कद नहीं है जो अखिलेश यादव जी का है। लेकिन दूसरी चीज यह भी कि बसपा की एक रणनीति रही है कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। उसका मूल कारण यह है कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, बसपा की कोशिश है कि मुख्य विपक्षी दल हम बने, लेकिन उसके लिए ढेर सारे जो है कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक गुणागणित करना होगा। उसी रणनीति के तहत उसने जो है रामपुर में अपना जो उम्मीदवार नहीं उतारा। तो देखिए, आजम खान साहब को अगर आज की तारीख में वहां पर जो है आसिम रजा को चुनाव लड़ा रहे, अपने परिवार को नहीं लड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में कहीं ना कहीं भय है। और उसका कारण एक और भी है कि जो घनश्याम लोधी जी जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, वो पहले पूर्व एमएलसी सपा के 2 बार के रह चुके हैं। वो भी जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, उनके अपने लोग उसमें पहले से हैं, तो उसमें भी वो डेंट करेंगे। और दूसरी चीज, जो कार्डर बेस भाजपा का वोट मिलना तय है। तो स्वाभाविक रूप से यह चुनाव जो है 2019 से काफी कुछ अलग होगा और यह बहुत ही कांटे की टक्कर होगी। राकेश जी, बिल्कुल ठीक है। आकाश जी, अपनी बात रखिएगा। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा ना कि अब आजमगढ़ की जनता अभी विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी का भी चुनाव हुआ था। समाजवादी पार्टी का क्या असर हुआ ये आप भी जानती हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी जानते हैं। आजमगढ़ की जनता कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, यहाँ पे हमने भाजपा को एक भी विधायक जिता के नहीं दिया, क्योंकि आजमगढ़ की 10 सीटों पे समाजवादी पार्टी जीती। इसमें ये सच्चाई है, इसमें कोई बदल नहीं सकता इसको। लेकिन अब आजमगढ़ की जनता ये सोच रही है कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर हमारा सांसद जाएगा सदन में और वो सत्ताधारी पार्टी का होगा, तो ये डबल इंजन की सरकार मिलकर आजमगढ़ की बेहतरी के लिए बहुत सारे काम कर सकती है। और इस बार निश्चित रूप से, मैं बगल के जिले का मूल निवासी हूँ, मऊ जनपद का। मऊ आजमगढ़ कभी एक ही में हुआ करता था, उसी से कट के मऊ जिला बना है। तो मैं यहाँ की सारी विधानसभाओं में हम लोग घूमते हैं और पार्टी के लिए लगातार काम हो रहा है। तो यहाँ पे जनता इस बार मूड बना चुकी है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को सदन भेजना है। और एक भोजपुरी कलाकारों का एक इतिहास भी रहा है, चाहे वो मनोज तिवारी का उठा के देखेंगी या चाहे रवि किशन का उठा के देखेंगी, कि जब भी ये लोग पहला चुनाव लड़े, रवि किशन लड़े जौनपुर से कांग्रेस पार्टी से, वो भी चुनाव हारे थे। गोरखपुर से पहली बार जब मनोज तिवारी लड़े, वो भी चुनाव हारे। और निरहुआ पहली बार चुनाव लड़े आजमगढ़ से, वो भी हारे। लेकिन दूसरी बार में वो दोनों भी जीत के गए और इस बार निरहुआ भी जीत के जाएंगे। तो जहां पे रवि किशन और मनोज तिवारी पहले से पहुंचे हुए हैं, इस बार भोजपुरी के दर्शक और भोजपुरी के लोग और ये भोजपुरी का पूरा बेल्ट है, वो दिनेश लाल यादव को निश्चित रूप से भारी बहुमत से, मैं कह रहा हूँ, आप देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा 1 लाख से ऊपर का मार्जिन होगा और निरहुआ चुनाव जीत के सदन जाएंगे। लेकिन एक बात और है ना आकाश जी, जिस जगह पे
समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा हो, तो यदि मान लीजिए अखिलेश जी ना सही वहां से, यदि कोई और भी है और उनसे ही जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो क्या परिस्थितियां इतनी बदल जाती हैं? राखी जी, दबदबा है ये कहा जाना कोई बहुत मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि 2009 में हमारे सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीती थी। 14 में मुलायम सिंह यादव वहाँ पे जीते, हमारी पार्टी हारी, लेकिन बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था। हाँ, पिछली बार जब अखिलेश जी लड़ रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक थे। उस समय बहुजन समाज पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा था, और आजमगढ़ लोकसभा में मुस्लिम आबादी काफी अच्छी खासी है, लगभग 25% के आसपास। तो वो वोट कहीं ना कहीं गुड्डू जमाली, जो मुबारकपुर विधानसभा से 2 बार के विधायक रहे हैं, उनके साथ जुड़ेगा। और यादव वोट, जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट माना जाता था, वो दिनेश लाल यादव के नाते भारतीय जनता पार्टी में काफी हद तक शिफ्ट हो रहा है। और इसलिए जो हमारा आकलन है ये निश्चित तौर पे है कि दिनेश लाल यादव चुनाव जीत के जाएंगे। जिस दिन नतीजे आएंगे उसकी तस्दीक हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब्बास जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, बता रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजमगढ़ में 2019 में अखिलेश यादव जी को 60% मत प्राप्त हुआ था, जो वोट पोल हुआ था उसका। और सच्चाई ये है कि जनता आजमगढ़ की हो, वो चाहे रामपुर की हो, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। और यहाँ पे किसी जाति धर्म का आंकड़ा नहीं चलता है। जब 60% वोट था तो जो ये आंकड़े जुड़ा रहे थे, और भी बिरादरियां अगर ये जुड़ा दे जिस हिसाब से बता रहे, तब भी वो उसके बहुत आगे जाता है। तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं समाज में स्वीकारता है, इसलिए हमको इतना वोट मिलता चला आ रहा है और मिलेगा। और देखिए, जो ये बातें बता रहे हैं कि भाई भोजपुरी के एक्टर एक बार लड़ते हैं, हारते हैं, दूसरी बार जीत जाते हैं, तो ये उपचुनाव में तो कोई नहीं जीता है, जनरल इलेक्शन में जीते हैं, उस हिसाब से ये तो उपचुनाव है। तो ये सब देखिए बेबुनियाद बातें हैं। मुझे लगता है कि आजमगढ़ में क्या विधानसभा में जो है डबल इंजन की सरकार तो आपकी उत्तर प्रदेश में अभी भी चल रही है। आजमगढ़ में क्या काम भारतीय जनता पार्टी ने किए? सवाल ये उठता है। आजमगढ़ के विकास के लिए आपने जो काम किए हो आप बताइए। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है लगातार, उसके लिए कोई रोड मैप आपके पास है नहीं। आपने कहा था बिजली का बिल आधा करेंगे, वो आपने किया नहीं। बजट में कोई आपने फंड एलोकेट उसके लिए किए नहीं। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए, जिन लोक लुभावन वादों पे जनता ने उनको वोट दिया, उस वादों पे भारतीय जनता पार्टी उन वादों को निभाने की तरफ बढ़ती नहीं दिख रही है। तो इस वजह से इसका भी एक सेटबैक और इसका एक नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में झेलना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहले से ज्यादा मत के साथ समाजवादी पार्टी इन सीटों पर चुनाव जीतेगी। ठीक है, देखिए किसका कितना प्रभाव है तो आने वाले समय में देखेंगे। अरविंद जय तिलक जी, ये तो चलिए आजमगढ़ की बात हो रही है, हम रामपुर की भी बात करें तो यहाँ से भी कैंडिडेट जो हैं, लग रहा है कि वो दबदबा रहेगा या कुछ बदलाव हम देखें? नहीं, देखिए, रामपुर की स्थिति आजमगढ़ जैसी नहीं है। रामपुर में आप देखेंगे तो 3 विधानसभा में जो है सत्ता काबिज है, 2 में भाजपा है। और उसके पहले आप 2014 में देख लीजिए, डॉक्टर नेपाल सिंह वहाँ चुनाव जीते। 98 में जो है मुख्तार अब्बास नकवी साहब चुनाव जीते, तो वहाँ पे जयाप्रदा सपा से थी, वो भी चुनाव जीती। और बाद में किस तरह स्थिति जो है बदल गई। लेकिन जब 2019 का अगर हम आकलन करेंगे और आज की तारीख में उपचुनाव से, तो आपको स्पष्ट समझना होगा कि तब बहुजन समाज पार्टी जो है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ थी। और वहाँ पे तकरीबन जो है लोग बता रहे हैं कि 1.5 से 2.25 लाख जो है वोट जो है बसपा का है। तो अगर वो स्थिति में अगर कहीं वोट बैंक जो है भाजपा के साथ अगर गलबहियां कर लेता है, तो स्वाभाविक रूप से आजम खां के जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो साथी हैं, तो हमारे उनके लिए नुकसानदायक होगा। उसका कारण है कि यह भी है कि देखिए, बसपा की पूरी तरह रणनीति है कि जो है समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाना। उसका मुख्य काम यही है कि आज की तारीख में जो हम 2 सीटों पर सिमट गए हैं, वो 1 सीट पर सिमट गए हैं विधानसभा में, तो किस तरह से हमारा जो जनाधार बढ़े, किस तरह समाजवादी पार्टी का घटे, तो उसकी पूरी कोशिश यही है। दरअसल आजम खां को भी लेकर के बसपा का जो है कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा रहा है। आपको याद होगा तमाम बार जो है आजम खां साहब मायावती जी को जो है न जाने कितने तल्ख टिप्पणियां करके उनको आहत किया है। तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि आजम खां या उनके जो द्वारा लड़ाए जा रहे जो चुनाव है, उनको जो है डिफीट किया जाए, उनको हराया जाए। तो ये बसपा की रणनीति है। यही वजह रहा कि गुड्डू जमाली को जो है वहाँ पे आजमगढ़ में उसने उतारा है। और देख लीजिए, जो भाजपा के 2 सीटें हैं, जो आपके ये बिलासपुर और मिलक, यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी जो है यहाँ पर काफी तादाद में रही है। और 19 के चुनाव में कहा जाता है कि कुछ इस क्षेत्र के अधिकांश लोग जो है भाजपा के साथ गए थे। तो माना जा रहा है कि इस बार करीब अधिकांश जो है दलित वोट जो आजमगढ़ में है
और एक बात और है राकेश जी की वहाँ सबसे अधिक जो जमीन कब्जाए गए हैं वो मुस्लिम बिरादरी के और दलितों के, तो उनके अंदर एक नाखुशी है और यही वजह रहा कि आजम खान साहब जो अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं उतारे। उन्हें मालूम था कि यहाँ पे जो बहुत तेज संघर्ष होने जा रहा है, अगर कहीं उनके घर के कैंडिडेट उनके लोग हार जाएंगे तो एक तुरुप का पत्ता भविष्य की सियासत के लिए पूरी तरह से पिट जाएगा। यानी जो औरा होगा, चाहे उनके पत्नी तंजीम जी का हो, चाहे उनके लड़के का हो अब्दुल्ला आजम खान को, या उनकी जो बहू सिद्रा खान की जो बात चल रही है, तो वो कहा जाता है ना कि जो बूढ़ा शेर होता है अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं देता है, दूसरे की कुर्बानी लेता है। तो हो सकता है कि आप आजम खान साहब कहीं ना कहीं उपचुनाव के जरिए परख रहे हों और उसके बाद 2024 में जो लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें अपना जो है अगर देखेंगे कि नहीं स्थिति अनुकूल है तो अपने परिवार के लोग को लड़ाएंगे। अभी जो है तासीर जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी अरविंद जी, लेकिन एक बात मुझे जो समझ में आ रही है पूरी चर्चा से कि बसपा की जो भूमिका है वो काम बिगाड़ जरूर देगी, लेकिन क्योंकि ताकि काम ना इनका बने ना उनका बने, वो कहते हैं ना कि जो वोट्स होंगे वो डिवाइडेशन बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काम बिगाड़ेंगे, क्योंकि आने का नंबर होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन काम जरूर ये दोनों का बिगाड़ेंगे। बसपा का भाजपा से कोई बहुत अलगाव वैचारिक तो है, हाँ। लेकिन आप सत्ता के लिहाज से देखेंगे तो 3 बार जो उसके समर्थन से जो है सरकार बना चुकी है, तो वो अलगाव जो है। अच्छा, दूसरी चीज समाजवादी पार्टी के साथ उसके जो संबंध है बहुत खट्टे मीठे वाले रहे हैं, और वो 2002 की जो कांड हुआ था वो जो जिस तरह से गेस्ट हाउस कांड, तो उसमें किस तरह से एक बहुत लंबे समय तक जो है एक दोनों लोग के बीच जो है तनातनी बनी रही, और उसका कहा भी जाता है कि जब 2019 का जब मिलकर के चुनाव लड़े तो जमीन पर वो गठबंधन आकार लेता हुआ नहीं दिखा। यानी जो बसपा के जो अपने लोग कभी नहीं चाहते थे कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो, तो आज के तारीख में अगर जो बसपा का जो काडर वोट बैंक है वो पूरी तरह से जो है सपा के खिलाफ है। यही वजह कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब अभी विधानसभा के चुनाव हुए तो जहाँ बहन जी कहती भी सुनी गई, कुछ लोग कहते गए कि नहीं ये जो है चाहती हैं कि अगर हमको वोट नहीं मिले तो भाजपा की तरफ चला जाए, समाजवादी पार्टी को हराया जाए। शत्रु का शत्रु मित्र होता है राजनीति में, तो आज की तारीख में जो है सपा की शत्रु भाजपा है, तो भाजपा जो है कहीं ना कहीं जो है बसपा के लिए मित्र साबित होती दिख रही है। बिल्कुल ठीक है। आकाश जी, क्या आकलन आपका रामपुर सीट के लिए? देखिए, रामपुर सीट और आजमगढ़ सीट में थोड़ा सा फर्क जरूर है, क्योंकि रामपुर की जो सीट है वो मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाली सीट है। हालांकि जो हमारे वहाँ पे प्रत्याशी हैं घनश्याम लोधी जी, उनका एक बहुत अच्छा वहाँ पे अपना जनता के बीच में बहुत नाम है और लोगों का स्नेह भी बहुत मिलता है, और रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आजमगढ़ का मैं विशेष कर इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आजमगढ़ मेरा जिला है, मेरा पड़ोसी जिला, मैं बगल का रहने वाला हूँ, तो यहाँ की स्थितियां मुझे बेहतर पता है। रामपुर हमारे यहाँ से लगभग 400-450 किलोमीटर दूर है और मैं इस चुनाव में उधर गया भी नहीं, तो उस पर मैं बहुत ज्यादा बेहतर नहीं बता सकता। लेकिन आजमगढ़ में मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, और जिस दिन नतीजे आएंगे आप डिबेट रखिएगा, मैं बैठूंगा आपके साथ, आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ लगभग 1 लाख की मार्जिन से चुनाव जीत के जाएंगे। ठीक है, चलिए अब्बास जी, समय की सीमा है, आपका कोई क्या आकलन, क्या तैयारी रामपुर सीट के लिए? देखिए, मुझे लगता है जो हम अभी जो नतीजे रामपुर और आजमगढ़ के रहे हैं उन पे काफी स्थिति साफ है, और मुझे लगता है कि अभी जनता यहाँ पे जो बैठे पैनलिस्ट हैं उनको नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। ये काम जनता जनार्दन का है और ये काम जनता को ही करने देना चाहिए आने वाले 23 तारीख को। ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन एक बात है अरविंद जी, चलते चलते एक छोटा सा सवाल, मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से बात हो रही है दोनों सीटों के लिए, वोट बैंक की जो राजनीति हमेशा रही है, जो वोट बैंक की राजनीति हमेशा रही है वो बहुत प्रभावी रहेगी इसके लिए भी, वो मुझे बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। जी आपने सही कहा। देखिए, उत्तर प्रदेश जातियों का खौलता हुआ कुंड है, यहाँ पे उसी को जो है सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। और ये मान के चलिए कि अगर आजमगढ़ में अगर भाजपा की अगर जुगत बन जाती है, चुनाव जीतती है, तो फिर रामपुर हमको लगता है कि आजमगढ़ से थोड़ा आसान है। यहाँ पर जो है आजम खान साहब के खिलाफ एक जो अंदर में जो है करंट है उनके खिलाफ, वो उसका लाभ जो है कहीं ना कहीं घनश्याम लोधी को मिलता हुआ दिख सकता है। जी अरविंद जी, सबका साथ सबका विकास मुद्दा चलेगा या फिर जातिगत मुद्दा ही चलेगा? देखिए, इस उपचुनाव में तो हमारे समझ से जो है जातिगत मुद्दे चलेंगे, जो स्थानीय कारण है वो चलेंगे, क्योंकि यह जो है बहुत बड़े लार्जर स्केल पर ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये उपचुनाव है। उपचुनाव के जो है स्थानीय मुद्दे काफी हावी रहते हैं।
जी। बिल्कुल। चलिए, समय की सीमा है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात है, ये महत्वपूर्ण है और बार-बार बात बहुत स्पष्ट रूप से पैनलिस्ट ने एक बात बहुत अच्छे से कह दी है कि देखिए, रामपुर हम नहीं गए या हमने नहीं देखा, हम बहुत कुछ नहीं करेंगे। आजमगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी 100% श्योर है कि वहां 1 लाख से ज्यादा वोटों से उनका प्रत्याशी जीत कर आएगा। देखिए, ये निर्णय जनता का है और अभी जो नतीजे आए हैं उसमें और इस उपचुनाव में अंतर है। मैंने शुरू में भी कहा, ये दोनों सीटें बहुत महत्वपूर्ण थी और उनके छोड़ने के बाद भी जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, कितना क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।